So let's begin with our third learning outcome, that is speed control of DC series motor. डीसी सीरीज मोटर में चूंकि आपका जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो आपके आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो यहाँ पे जो फील्ड कंट्रोल करते हैं हम वो सेवरल टाइप से हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम सबसे फर्स्ट अगर बात करें तो वो हो सकता है डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें सबसे पहले डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल के। डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल में क्या करते हैं, अपना जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है उसके पैरेलल में एक हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। इसके जब आप फील्ड जो आपका वाइंडिंग है उसके पैरेलल में जब आप एक वेरिएबल रजिस्टर कनेक्ट कर देते हो तो जो आपके फील्ड वाइंडिंग में जो करंट पास हो रहा है वहाँ पे अगर हम करंट डिवीजन रूल लगाएं तो आई ए सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर एक्सटर्नल अपॉन आर एस ई प्लस आर एक्सटर्नल इनटू टोटल करंट आई एल या आई ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज जो आपका मोटर है इस केस में जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन बनाया है वहाँ पे लोड करंट हमारे आर्मेचर करंट के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका आर एक्सटर्नल जो है वो चूंकि आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्टेड है, तो अब यहाँ पे जो करंट हो रहा है जो आपके सीरीज फील्ड से पास हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है। तो वहाँ पे जो आप सर्किट थ्योरी में जो करंट डिवीजन रूल हम पढ़ते हैं उस करंट डिवीजन रूल से मैंने आईएससी का वैल्यू लिखा। अब चूंकि इस एक्सप्रेशन में आर एक्सटर्नल का जो वैल्यू जिसको हमें वेरी करके अपने आईएससी को वेरी करना है वो आपके न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो इससे एक क्लियर पिक्चर हमें नहीं मिल पाएगी। तो हम या तो ऐसा कर ले कि जो हमारा वेरिएबल है वो या तो न्यूमरेटर में चला जाए या तो डिनोमिनेटर में चला जाए, ताकि हम उसके वेरी होने से अपने करंट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला वो हम समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं ना, आई एस ई इज इक्वल टू, अगर मैंने आर एक्सटर्नल को नीचे डिनोमिनेटर में भेज दिया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर एक्सटर्नल को आर एस ई में डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आर एस ई अपॉन आर एक्सटर्नल प्लस आर एक्सटर्नल में आर एक्सटर्नल से डिवाइड करने पे हो जाता है 1 इंटू आई एल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम अपने सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग है उससे जो फ्लक्स का प्रोडक्शन उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है हम उससे स्ट्रॉन्गर नहीं बना सकते क्योंकि वो पहले से अपने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे काम कर रहे हैं। अब अगर उससे आप स्ट्रॉन्गर बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका कोर सैचुरेट होगा जो कि आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे काम क्या है कि जो आपका आई का वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाए। आई का वैल्यू कब रिड्यूस हो सकता है, जब हम अपने आर एक्सटर्नल के वैल्यू को रिड्यूस कर दें। यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है ना कि जब आपके आर के एक क्रॉस एक आर एक्सटर्नल है तो आपके आर एक्सटर्नल का वैल्यू जितना कम होगा उस उतना ही ज़्यादा करंट उससे पास होगा, तो उतना ही कम करंट आपके सीरीज फील्ड से पास होगा। वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके आर एक्सटर्नल का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रिड्यूस कर दें तो जो आपके आर अपॉन आर एक्सटर्नल का जो वैल्यू है ये कंबाइंडली आपका इंक्रीज कर जाएगा, और अगर ये इंक्रीज कर जाएगा तो आपके आई का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आपके आई का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो जो फ्लक्स होता है हमें पता है फाई जो होगा वो डिपेंड करता है आई पे। यहाँ पे जो आपका जो आई का वैल्यू वो रिड्यूस हो रहा है तो आपका जो फ्लक्स का वैल्यू वो रिड्यूस होगा। तो अब हमें पता है कि जो आर्मेचर रेजिस्टेंस का जो सॉरी सॉरी बैक ईएमएफ का जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है के फाई ओमेगा एम। तो हम यहाँ से भी तो ड्रॉ कर सकते हैं कि जो आपका ओमेगा एम है दैट इज इक्वल टू ई ए अपॉन के फाई, और अगर आपके के फाई का वैल्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो ओमेगा एम का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, और हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर जब हम पढ़ रहे थे अपने फर्स्ट लर्निंग आउटकम में, तो वहाँ मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी मोटर का जब आप फील्ड कंट्रोल करोगे तो उसका जो स्पीड होगा वो अपने बेस वैल्यू से
इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ये क्लियरली पता चल रहा है कि कैसे आप अपने फ्लक्स को रिड्यूस कर रहे हो, तो आपका जो स्पीड जो है आपके मोटर का वो इंक्रीज कर जाएगा। तो आप ऐसे अपने मोटर का जो स्पीड है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। और जब ये आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाए, यानी कि जब आपका मोटर का टॉर्क आपके लोड टॉर्क के बराबर हो जाएगा, तो आपका जो रोटर होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा और वो हायर स्पीड पे एक कॉन्स्टेंटली वो रोटेट होता रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आप कैसे किसी डाइवर्टर फील्ड कंट्रोल को यूज करके आप कैसे अपने मोटर के स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड फील्ड कंट्रोल, जो कि है आपका टैप फील्ड कंट्रोल। इसमें हमने क्या किया है कि जो आप सीरीज वाइंडिंग, आप जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो आप यूज करते थे, इस पर आपने टैपिंग प्रोवाइड करवा दी। और इस टैपिंग में क्या है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप यूज करोगे उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, जितने कम नंबर ऑफ टर्न्स आप यूज करोगे उसके रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना कम होगा। तो यहाँ पे फील्ड कंट्रोल में फिर से बात वही आती है कि फ्लक्स की वैल्यू को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से अपने मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे काम कर रहा है। तो हम फ्लक्स की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। फ्लक्स की वैल्यू को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? अगर सपोज हमने यहाँ पे जो आपकी जो टैपिंग प्रोवाइड है उससे जो अगर हमने अपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स के इंक्रीज करने से क्या होगा, अगर लेंथ आपका इंक्रीज होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर आपका जो इफेक्टिव जो आर है, डैश है, यानी कि आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू के ए सी इंटू आर ए सी। अगर हम के ए सी का वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपके आर ए सी का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में जो आपका है यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू है, नंबर ऑफ टैपिंग के बढ़ाने से आपके रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। और अगर आपके नंबर ऑफ टैपिंग के बढ़ाने से रेजिस्टेंस का वैल्यू, अगर आपके सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आर्मेचर करंट रिड्यूस होगा। और अगर आपका आर्मेचर करंट रिड्यूस होता है तो हमें पता है कि आपके डीसी सीरीज मोटर के केस में जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग, जो आपका आर्मेचर करंट है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आपका आर्मेचर करंट डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका टॉर्क भी डिक्रीज करेगा। और हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो आपका मैकेनिकल पावर होता है, सिंपली दैट इज इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू स्पीड। और फॉर कांस्टेंट मैकेनिकल पावर अगर आपका मैकेनिकल पावर कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ना कि जो आपका स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क होगा फॉर कांस्टेंट मैकेनिकल पावर। तो अब अगर मान लेते हैं कि आपके आई ए के डिक्रीज करने से आपके टॉर्क का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, तो अगर आपका टॉर्क का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली आपके ओमेगा एम का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे जो फील्ड कंट्रोल आप प्रोवाइड करवा रहे हो उससे क्या हो रहा है कि आपका जो स्पीड है आपके मोटर का वो इंक्रीज कर रहा है, टॉर्क आपका डिक्रीज कर रहा है। तो फिर ये तब तक वो ऑसिलेट करता रहेगा अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब तक कि आपका टॉर्क आपके लोड टॉर्क के मोटर टॉर्क आपके लोड टॉर्क के बराबर ना हो जाए। क्योंकि जैसे वो मोटर टॉर्क आपके लोड टॉर्क के बराबर होगा, वैसे ही क्या होगा कि आपका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा आपके मोटर का वो अचीव हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि एक कांस्टेंट, आपके हायर कांस्टेंट स्पीड पे आपका जो होगा रोटर रोटेट करता रह जाएगा। ठीक है, और इसको हम दूसरे तरीके से भी समझना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लेते हैं कि आप अपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग का नंबर ऑफ टैपिंग इंक्रीज कर रहे हो, नंबर ऑफ टैपिंग इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होता है तो करंट का वैल्यू रिड्यूस होता है। तो करंट का वैल्यू रिड्यूस होगा तो आपका यहाँ पे जो फ्लक्स का प्रोडक्शन है फाई, फ्लक्स का प्रोडक्शन जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए है, क्योंकि ये सीरीज मोटर है और सीरीज मोटर में जो आपके शंट फील्ड से जो सीरीज फील्ड से जो आपका करंट पास होता है वही आपका आर्मेचर करंट होता है। तो अब अगर किसी कारण बस यानी कि आपने जो नंबर ऑफ टॉपिंग बढ़ाया उससे रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा, तो उससे रेजिस्टेंस के वैल्यू के बढ़ने से अगर आई ए का वैल्यू रिड्यूस होगा तो आपके फ्लक्स फाई का वैल्यू भी रिड्यूस होगा। और हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो आपका स्पीड होता है ओमेगा एम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है
फाई के, तो अगर आपका फाई का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ओमेगा एम का वैल्यू इंक्रीज करेगा। यानी कि आप किसी भी तरीके से आप देखो तो आपके फील्ड कंट्रोल से जो हो रहा है, आपका जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रहा है, और जब आपका मोटर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचेगा तो उस कांस्टेंट जो आपका हायर स्पीड है उस पर वो लगातार रोटेट करता रहेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कैसे आप टैपिंग ऑन फील्ड वाइंडिंग आप प्रोवाइड करके अपने स्पीड को वेरी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपको आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने सीरीज पैरेलल कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे क्या है, सीरीज पैरेलल कंट्रोल में अगर देखो तो आपके पास तीन फिगर्स बने यहाँ पे बनाए हुए हैं। पहला जो है आपका फिगर फर्स्ट। इस फिगर फर्स्ट में देखें तो जो आपने सीरीज जो फील्ड आपने प्रोवाइड किया है उसमें आपने चार जो कॉइल्स हैं उसको आपने कनेक्ट कर दिया और वो कंबाइंडली आपका सीरीज फील्ड की तरह काम कर रहा है। और इस कंडीशन में जो आपका सीरीज फील्ड का जो करंट है आई ए सी, दैट इज इक्वल टू है आई ए। ठीक है। अब अगर हम फिगर टू में बात करें तो फिगर टू में हमने क्या किया है कि इसी चार कॉइल्स थे जो कि कंबाइंडली सीरीज में कनेक्ट होकर आपके सीरीज फील्ड की तरह काम कर रहा था। अब इसको हमने यहाँ पे दो पैरेलल पाथ बनाए और हर पैरेलल पाथ में हमने दो दो कॉइल्स कनेक्ट कर दिए। अब ये दो पैरेलल पाथ जब मिल गए तो क्या हो रहा है, अब आपका जो आई ए सी का वैल्यू है इस कंडीशन में वो हो जा रहा है आई ए अपॉन टू। ठीक है। फील्ड करंट का वैल्यू आपका हाफ हो जा रहा है क्योंकि आपने सेम जो कॉयल है दोनों साइड दोनों पैरेलल पाथ में आपने रखा है, तो करंट जो होगा वो इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम फिगर थर्ड में देखें तो इसी चार जो कॉयल है उसको हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सिंगल सिंगल कॉयल को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। इससे फायदा क्या हो रहा है कि जो आपका जो सीरीज जो आईएससी का जो करंट है वो क्या हो रहा है, आपके फोर्थ वन वन फोर्थ आपका जो आई ए का वैल्यू उससे डिवाइड हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन अलग अलग सीरीज जो फील्ड है उसका आपने कनेक्शन चेंज किया तो ये आपके फील्ड में फील्ड करंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। फील्ड करंट का वैल्यू चेंज करने से फिगर वन में देखे तो आई ए था, फिगर टू में गए तो वो आई ए बाई टू हो गया, यानी कि हाफ आर्मेचर करंट आपके फील्ड वाइंडिंग से पास हो रहा है। अब अगर हम फिगर थ्री में जाते हैं तो वन फोर्थ आपके आई ए करंट से वो पास हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके आई ए सी का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। और हमें पता है कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए सी होता है। तो अलग अलग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम यूज़ करते हैं उससे क्या हो रहा है कि आपके आई ए सी का वैल्यू रिड्यूस कर रहा है। आई ए सी का वैल्यू रिड्यूस करने से आपके फाई का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। पाई के वैल्यू अगर रिड्यूस होता है तो हमें भी पता है कि जो ओमेगा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई होता है। तो अगर आपके फाई का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है तो आपका स्पीड इंक्रीज करेगा और हायर स्पीड पे आपका रोटर रोटेट करेगा। तो यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि आप अपने सीरीज फील्ड को अलग अलग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, उस हिसाब से आपके फील्ड करंट का वैल्यू चेंज होगा। फील्ड करंट का वैल्यू अगर आपका चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो होगा जो आपका जो स्पीड का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली। ठीक है। तो इससे भी हम अपने जो डीसी सीरीज मोटर है उसमें स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल के बारे में। आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल में यहाँ पे अगर हम देखें तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को अपने अपने जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल हम आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप देखो जब हम संट मोटर जब डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले लर्निंग आउटकम में तो वहाँ पे हमने देखा था कि आप क्या कर रहे थे कि आपका जो जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए आपने एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था, जिससे क्या हो रहा था कि आपका जो आपके रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज कर रहा था। तो उससे क्या हो रहा था कि आपका जो बेस जो स्पीड था उससे आपका लो स्पीड मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इस केस में भी अगर हम देखें तो आपका जो ओमेगा एम है हम उसे क्या लिख सकते हैं,
ओमेगा एम इज इक्वल टू वी माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी प्लस आर एक्सटर्नल अपॉन ए फाई। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब आर एक्सटर्नल की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो आपके ओमेगा एम का वैल्यू डिक्रीज करेगा और उससे आपको एक अपने बेस वैल्यू से कम स्पीड पे आपको आपका रोटर रोटेट करेगा। तो यहाँ पे बात क्या है कि अगर जब हम ये आर्मेचर रियोस्टेटिक कंट्रोल हम जब यहाँ पे यूज़ करते हैं तो क्या है कि यहाँ पे कभी भी जो आपको वोल्टेज जो स्पीड आपको मिलेगा वो अपने बेस स्पीड से कम मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि जब आप इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप जब कनेक्ट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आपका आर्मेचर करंट जो कि आपका फुल करंट होगा जो कि आपके लोड करंट के बराबर है, वो पूरा का पूरा लोड करंट जब आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास होगा तो उसके क्रॉस जो आपका लॉसेस होगा वो भी ज़्यादा होगा और जो लॉसेस आपके ज़्यादा होंगे तो वो सारे के सारे हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जो कि आपके मोटर को हीट करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो इस केस में आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि पावर लॉस भी आपका ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ इसका जो स्पीड रेगुलेशन है वो इस कंडीशन में वेरी पुअर होता है। तो इसलिए आपका जो आर्मेचर जो रियोस्टेटिक कंट्रोल है जनरली क्या होता है, जो आपके स्मॉल साइज जो आपके जो आपके सीरीज मोटर्स होते हैं उसमें आप इसको अप्लाई करते हैं क्योंकि इसका जो स्पीड रेगुलेशन है वो भी पुअर है। यहाँ पे आपका जो लॉसेस है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अगर आप मान लो हेवी सीरीज मोटर रखते हैं तो हेवी सीरीज मोटर क्या करता है, अगर उससे आप हाई लोड करंट वो इंटर करता है, इनके आर्मेचर करंट का वैल्यू आपका ज़्यादा होता है। तो अगर हाई आर्मेचर करंट आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से पास होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो पावर लॉस होगा वो ज़्यादा होगा, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो आर्मेचर जो रियोस्टेटिक कंट्रोल है वो आपके स्मॉल साइज डीसी सीरीज मोटर पे आप इसको अप्लाई करते हैं। So students, we have achieved our third learning outcome, that is speed control of DC series motor, and I hope you have understand it very well. So let's have a knowledge check.